मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आज बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश जी का और आनंद जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बसपा के जितने भी पदाधिकारी आज पूरे प्रदेश भर से जाए हुए हैं, उन सबका भी बहुत स्वागत है। प्रभारी जी जो बेनीवाल साहब है, उनका भी बहुत स्वागत है। अध्यक्ष जी का भी स्वागत है। और आप सब पत्रकार साथियों का भी स्वागत है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारा एक राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है। और ये गठबंधन जो है कोई स्वार्थ का नहीं है। ये गठबंधन लोगों की भावनाओं के मुताबिक बनाया गया है। बसपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की दोनों की जो सोच है, वो गरीब को कैसे न्याय मिले, कैसे कमजोर आदमी को राजनीतिक ताकत मिले, उसको अपने अधिकार पूर्ण रूप से उसे उसके अधिकार मिले। चौधरी देवीलाल ने भी और स्वर्गीय काशीराम जी ने, दोनों ने मिलकर के इस देश में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया था। दोनों की राजनीतिक सोच एक ही थी कि देश से उद्योगपति जिनका कब्जा इस देश की राजनीति पे है, उससे उसको मुक्त कराया जाए। और दोनों ने मिलकर के पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का काम किया था। आज फिर उसी तरह की जरूरत है। आज इस देश की राजनीति पे पूर्ण रूप से जो है उद्योगपति हावी है, लुटेरे जो हैं आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके हैं। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए, क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग चुनाव हैं अलग अलग प्रदेश में। तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप, आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूट रही है, उसको सत्ता से बाहर किया जाए। और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में ये फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ हैं, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे, जिसमें लोगों का और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। अब मैं आकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके रूबरू हो, वो आपसे सारी बात शेयर करें। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से पार्टी
पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से आनंद साहब का भी और आकाश साहब का भी, इनके प्रभारी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मीडिया बंधुओं, आज इंडिया नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अभय चौटाला जी, जिनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए इनके पिता आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, इनके साथ आज यहाँ मौजूद इनकी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण तथा हमारी पार्टी के भी बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी, हरियाणा प्रदेश के यूनिट के केंद्र कोऑर्डिनेटर श्री बेनीवाल जी, स्टेट अध्यक्ष व अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण, आप सभी का सम्मान करते हुए अब मैं मीडिया बंधुओं को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद, जो मेरी मार्गदर्शक भी है, उनका सम्मान करते हुए उनकी तरफ से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई को बहन जी व श्री अभय चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व एनएलओ गठबंधन को लेकर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेनीवाल जी भी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इस मामले में मैं मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी ज़रूर बनाएगा। और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ हरियाणा प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बीएसपी के संस्थापक व जन्मदाता मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का भी अधूरा सपना काफ़ी हद तक ज़रूर साकार हो जाएगा। और यहाँ सरकार एससी, एसटी व ओबीसी का अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी पूरा भर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि यूपी में बीएसपी की रही सरकार की तरह यहाँ अन्य सभी क्षेत्रों में भी इनके हितों का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनके साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अब मैं मीडिया बंधुओं से ये भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में हमारा बना ये गठबंधन केवल विधानसभा आम चुनाव तक ही सीमित होकर नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी
सभी छोटे बड़े चुनाव में यहाँ गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो हमारा एक कॉमन मैनिफेस्टो है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी दोनों पार्टियों की मिलकर के प्रदेश के प्रति किस किस्म की सोच है, हम कैसे प्रदेश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को सुविधाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की नौकरियों में जो बैकलॉग था उसको बढ़ने की बजाय किसी न किसी तरीके से उनको उस नौकरियों से वंचित रखने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले एससी वर्ग की जो जितनी लंबित बैकलॉग की जो नौकरियां हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। उसके साथ एससी और बीसी उनके हिस्से का कोटा जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में रहते हुए नहीं दिया गया, इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनते ही उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद एससी वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट जो भूमिहीन लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे और उसमें ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देखें ताकि गरीब आदमी को एक सर ढकने की जगह मिले। उसके साथ साथ एससी और बीसी वर्ग के बच्चों की जो परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं उसके लिए हम उनको, अब तो उनसे पैसा वसूल किया जाता है, हम उनको निःशुल्क जो है उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि वो बच्चे भी भविष्य में आगे बढ़ सके, वो भी अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा उसके साथ साथ आपकी कोचिंग लेकर के हम कोचिंग सेंटर बनाएंगे जिनमें उनको उचित शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अच्छे स्थान प्राप्त कर सके, अच्छी नौकरियां ले सकें। इसी तरीके से एससी और बीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी स्नातक तक की पढ़ाई जो है उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे, चाहे वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, हम उनके पूरे खर्चे की व्यवस्था जो है सरकार उठाने का काम करेगी। एमबीबीएस में एससी और बीसी वर्ग के मौजूदा जो कोटे को बढ़ाया जाएगा। जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो अनिवार्य बॉन्ड जो भराए जा रहे हैं हम उसको ख़त्म करेंगे। ये भी एक मतलब सरकार ने कैसे भेदभाव पैदा किया कि पहले बॉन्ड भरो, पैसे जमा कराओ, उसके बाद फिर आप आगे एडमिशन लो, आगे पढ़ो। हमें सुविधाएं प्रदान करनी है, ना कि किसी के सामने कोई दिक्कत खड़ी करनी है। इसलिए हमने ये तय किया कि वो बॉन्ड जो है उसको हम ख़त्म करेंगे। महिलाओं पे हो रहे अपराध को पूर्ण रूप से जो है उस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। हमारे राज्य में पहले भी लॉ एंड ऑर्डर जो है, हरियाणा में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब पिछले 10 वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर तो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ अग्निवीर योजना जो है इसको हम खत्म करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून भी बना करके देने का काम करेंगे। उसके साथ परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी अनावश्यक शर्तें जो है इनको भी हम जो है ख़त्म करने का काम करेंगे। हम केवल और केवल एक ही जो कार्ड बना करके देंगे, जो पहले भी हुआ करता था। हर घर में एक राशन कार्ड होता था, उस राशन कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को हर तरह की सुविधा मिलती थी और वही उसकी अपनी एक बड़ी पहचान होती थी।
उसके साथ साथ अनुबंधित आधार पर दी जाने वाली सरकारी नौकरी व्यवस्था खत्म करके स्थायी नौकरियां दी जाएगी। ये जो नया इन्होंने सिस्टम बना रखा है, जो आज की डेट के अंदर है, हाँ, जो रोजगार निगम बना रखा है, कौशल निगम जो है, हम इसको खत्म कर देंगे और इसको खत्म करके इसकी जगह स्थायी नौकरियां निकालेंगे और स्थायी नौकरी निकाल करके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार प्रदान करने का काम करेंगे। वहीं पोर्टल भी जो है उनको भी खत्म करने का काम करेंगे। इन पोर्टल की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हैं। कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आज कांग्रेस भी कहती है कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन इसको बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस तो केवल उनका वोट लेना चाहती है, लेकिन हमारी सोच है कि कर्मचारियों की स्कीम को फिर से लागू किया जाए। इनकी जो मांग है, जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत इसको लागू करने का काम करेंगे। वहीं प्रदेश में आज गुंडों और बदमाशों का बहुत बड़ा दबदबा है। हैरानी की बात है, चीफ मिनिस्टर बयान देते हैं और कहते हैं कि इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाए पुलिस, और दूसरी तरफ जो इस किस्म के लोग हैं उनको सरकार की तरफ से बड़ा संरक्षण दिया जाता है। आज जो इस किस्म की घटनाएं हैं उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है। हम ऐसे लोगों को सख्ती से पेश आएगी हमारी सरकार, और जिन लोगों ने इनको अब तक संरक्षण दिया उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। वहीं हमारा पुराना फैसला है, बुढ़ापा पेंशन जो है ये चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। केवल प्रदेश नहीं, पूरे देश में चौधरी देवीलाल की नीतियों को अलग अलग प्रदेशों की सरकारों ने आगे बढ़ाया, केंद्र की सरकार ने भी फिर इसको लागू किया। जो 100 रुपये हमने शुरू करी थी आज बढ़ करके 3000 के करीब होगी। हम इस पेंशन को हमारी सरकार बनने के बाद गठबंधन की 7500 रुपया महीने के हिसाब से देने का काम करेंगे। वहीं हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। हमने पहले भी रोजगार दिया था, नौकरी दी थी। उस नौकरी और रोजगार की एवज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को एक षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद भी हुई थी, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी 10 साल उस कैद को काटने का काम किया, ना कि किसी के दरवाजे पर जाकर के खड़े हुए। और फिर हमारा फैसला है कि अब की बार हर घर से एक पढ़े लिखे युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे उन्हें मायूस नहीं होने देंगे, उन्हें 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। वहीं घरेलू जो बिजली का बिल है, कोई 300 यूनिट माफ़ करने की बात करता है, कोई 500 यूनिट माफ़ करने की बात करता है। हम इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि बिजली का एक नया पैसा भी किसी के घर का बिल नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले सरकार बनते एक व्यवस्था कर देंगे कि 500 रुपये से ज़्यादा किसी घर का बिल नहीं होगा। और हर घर को बिजली और पानी जो है वो भी फ्री में दिया जाएगा। पानी का कोई एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आज सरकार जो है पीने के पानी के लिए भी पैसा चार्ज करती है। पीने का स्वच्छ पानी देने के बजाय लोगों को मतलब इस किस्म का पानी सप्लाई किया जाता है, जिससे लोगों में बीमारियां बढ़ती है। हम स्वच्छ पेयजल देंगे जर्मन टेक्नोलॉजी से, जिस तरह हमने पहले अपने राज्य के अंदर जनरल टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े आपके आरओ प्लांट लगाए थे, उसी तरह से जिस गांव के अंदर नहर का पानी पीने का नहीं होगा उस गांव में उसी टेक्नोलॉजी से फिर से बड़े आरओ प्लांट लगाएंगे, ताकि हर आदमी को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। और उसके साथ साथ हर गृहिणी को एक गैस का सिलेंडर हर महीने की पहली तारीख को उसके घर में मुफ्त में देंगे। 1100 रुपया उसके साथ उसको उसकी रसोई बढ़िया चले, उसके लिए भी उसको देने का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है गठबंधन की सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट की मीटिंग में पहली कलम से पूरा करने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज तक जितने भी कोई प्रोमिस किए, जब भी हम सत्ता में आए, चाहे वो 87 की बात थी, चाहे 77 की बात थी, चाहे 2000 की बात थी, जितने वायदे चौधरी देवीलाल जी ने किए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए, और उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी ने जो वायदे किए, उनको हमेशा उन्होंने पहले जैसी सरकार बनी उनको प्रायोरिटी के साथ पूरा करने का काम किया। हम उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उनकी नीतियों को आगे बढ़ा करके
उनके दिखाए रास्ते पे चल करके जो वायदे लोगों के साथ किए आपके माध्यम से उनको पूरा करने का काम करेंगे। उसके साथ मेरे से पहले आपको आकाश जी ने बताया कि हमारी सीट शेयरिंग का जो है फैसला हो चुका है। 53 पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी और 37 के ऊपर भारतीय अपने बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये हम बाद में तय करेंगे बैठ करके कि किस सीट के ऊपर कौन चुनाव लड़ेगा। जो जीतने वाले उम्मीदवार जहाँ होंगे, जहाँ चाहे वो बसपा का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, या कोई अन्य साथी जिनको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे वो कोई जीतने वाला होगा, उन सब साथियों को हमें उन सीटों पे जिम्मेवारी देंगे ताकि वो मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़े और सीट को जीतने का काम करें। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बात आप जरूर पूछेंगे कि तीसरी बार अलायंस कर रहे हो। अलायंस का ऐसा था, हमारा अलायंस पहले भी जब हुआ था उस वक्त हमने 5 लोकसभा की सीटें जीती थी, 4 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीती थी और 1 सीट जो अम्बाड़ा की बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। उसके बाद कुछ हालात इस किस्म के थे देश के कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना जरूरी था और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए हमने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन दिया था। आप मायावती जी भी कांग्रेस को कभी समर्थन नहीं दे रही थी अपना, वो भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती थी क्योंकि उनका वोट बैंक जो था उस पर कांग्रेस की नज़र रही हमेशा से और उन्होंने दलित का हमेशा शोषण किया। मायावती जी ने हमेशा दलित को जो है कैसे उभारा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ने का काम किया। दूसरी दफ़ा जो हमारा गठबंधन हुआ था, गठबंधन मजबूत था, लोगों में एक मैसेज चला गया था कि हमारी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी उसको पचा नहीं पाई थी। कुछ हमारे ही स्वार्थी नेता थे जिन्होंने उस गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग हट गए थे और उनके अलग जाने से एक मैसेज ये चला गया था कि अब इस गठबंधन से भी कोई आगे सरकार बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए फिर ये स्टेप डाउन हुआ था। आज हमारा ये फैसला है कि उन सब लोगों से हरियाणा मुक्त करना चाहते हैं लोग, जिन लोगों ने इस प्रदेश को ख़त्म करने में, प्रदेश को कमज़ोर करने में मतलब अपने स्वार्थ के लिए फैसले लिए। आज वो लोग सारे के सारे लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए फिर लोगों की भावनाओं के मुताबिक हमने ये फैसला लिया है और हमारा गठबंधन, जैसे अभी मेरे से पहले आकाश जी ने आपके सामने बताया था कि केवल चुनाव तक नहीं है, ये हमारा गठबंधन लंबा चलेगा। हमने इस गठबंधन के माध्यम से लोगों की लड़ाई लड़नी है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों को सुविधाएं देनी है। इसका भी जल्दी खुलासा करेंगे। इसके लिए मैंने हम लोगों ने बैठ कर के फैसला किया, एक कमेटी बनाई है 5 लोगों की। माजरा साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। ये अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है उनसे बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये जिम्मेवारी इनकी लगी है। ये फैसला इन्होंने बैठ करके लेना है, इन्होंने बताना है, फिर हम दोनों ने मिलकर के आगे तय करना है, आनंद साहब ने और मैंने और आकाश जी ने, कि हमें किस किस को साथ लेना चाहिए, किस किस को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हैं? हम अपने हिस्से से देंगे। हाँ, हमने कोई सीटों की गिनती नहीं करनी। हमने ये नहीं दिखाना कि कौन कितनी सीट के ऊपर लड़ रहा है। ये लड़ाई भाजपा में हो सकती है, कांग्रेस में हो सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उसने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। हमने हमेशा लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी है। लोगों के हित कैसे साधे जा सके, उसके लिए हमें अगर 2, 4, 5, 6, 10 सीटें छोड़नी पड़ी, हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
आप इतनी चिंता मत करो। वो जो चुनाव था वो चुनाव नेशनल के सतर के ऊपर था। उस चुनाव के अंदर सीधा लोगों ने एक फैसला कर लिया था कि इंडिया गठबंधन को जिताना है या फिर मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये लड़ाई थी। उसकी वजह से बहुत सारे धुरंधर जो है उसमें कोई प्रादेशिक मामला नहीं था। अब तो रीजनल पार्टियों के मुद्दे हैं। रीजनल पार्टी अगर मजबूत नहीं होगी तो मान के चलो प्रदेश कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो लूटने वाले लोग हैं। देखिए, जैसा बहन जी ने 23 तारीख की एक नेशनल बैठक हुई थी, उसमें पार्टी के सभी स्टेट के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। तो बहन जी ने उसमें काफ़ी विस्तार से हम सभी को डायरेक्शन दी है कि किस तरह हमें वापस से अपने कैडर को गांव-गांव जाकर कमेटियों को तैयार करके लोगों को पार्टी से जोड़ना है। जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने काम किया, जो आदरणीय बहन जी ने अपनी 4 बार की सरकार में काम किया, उन सब कामों के बारे में बताकर लोगों को जो अभी वर्तमान की भाजपा सरकार है उसके गलत तौर तरीकों से, उनकी गलत नीतियों के बारे में अवगत कराकर पार्टी से जोड़ेंगे हम और उसी तरीके से आगे पार्टी को बढ़ाएंगे। जी। देखिए, अब लोकसभा तो निकल गया और हम आज INLO और बसपा के गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, तो अगर क्वेश्चंस उससे प्रिटेनिंग है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। जी देखिए, जैसे हमने पहले कहा कि इस बारी अभय चौटाला जी ने भी, आदरणीय अभय चौटाला जी ने भी यही कहा है कि जिस तरह यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा ने हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया है, उसी उन्हीं मुद्दों को हम लेकर यहाँ हरियाणा में गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जोड़कर, पार्टी से जोड़कर, दोनों पार्टियों से जोड़कर यहाँ पर लोगों को अवगत कराकर यहाँ पे अच्छे मजबूत कैंडिडेट को तो उतार कर हम उन्हें जिताने का काम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बारी सही पार्टी को वोट देगी, सही गठबंधन को वोट देगी। क्या चीज है? मैंने आपसे ये कहा था, हमेशा कही है ये बात, कि आज जो मीटर लगे हुए हैं, जो घरों के अंदर होते थे, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो मीटर घर के अंदर से निकाल करके बाहर पोल पे लगा दिए। और जब पूछा हमने विधानसभा में इस बारे में कि ये फैसला आप क्यों ले रहे हो, तो मुख्यमंत्री का उस वक्त ये जवाब था, मनोहर लाल खट्टर थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा बिजली की चोरी रोकने के लिए। मैंने उनसे फिर अगला सवाल किया था कि आपके अपने घर नहीं है, आप तो लोगों के घरों में रहते, आपको क्या पता बिजली की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा सवाल, मेरा सवाल उस वक्त ये था कि कोई एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी तो हो सकता है कि बिजली की चोरी कर रहे हो, लेकिन आपने हर आदमी के ऊपर ये कैसे कह दिया कि इसमें बिजली की चोरी हो रही है? आप इसका मतलब हर आदमी को बेईमान समझते हो। मैंने कहा ये फैसला गलत है। आज भी हम कहते हैं कि वो फैसला गलत था, गलत है। हमारी सरकार बनने के बाद मीटर हटा देंगे, वहाँ से हटा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवाएंगे और ऐसे मीटर लगाएंगे घर के अंदर जिसका 500 से कम तो बिल आ सकता है, 500 से ज़्यादा का नहीं आएगा। हाँ, और उसके साथ ऐसी व्यवस्था करके देंगे हम। हमारी जो सोच है, हमारी सरकार बनने के बाद आज आपने देखा है, मैंने अपने खुद के घर के ऊपर इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि इससे कितना लाभ मिलता है। मैंने अपने घर के ऊपर, जो मेरा घर का बिजली का बिल लाख रुपए तक भी आता था महीने का, वो 0 आता है। मैंने अपने घर पे वो लगाई है सोलर जो है, और उस सोलर की वजह से
आज मेरा बिल जो है 0 है और 70-80% सब्सिडी है सोलर के ऊपर। मैं हर घर के ऊपर हमारी सरकार बनने के बाद सोलर के जो है वो लगाएंगे प्लेट्स, पैनल लगा देंगे सब घरों पे। और सरकारी जो जमीन है गांव के अंदर, जैसे जोड़ की जमीन है, जैसे कोई और इस तरह की बंजर जमीन है जो खेती के यूज में नहीं आ रही, वहाँ उन गांव में उन जगह पे भी हम सोलर प्लांट सरकार की तरफ से लगाएंगे और लोगों को फ्री बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारी सोच है फ्री देना। हमारी सोच ये नहीं है कि 200 यूनिट कर दो, 300 यूनिट कर दो, ये सब ढकोसले हैं। 200-300 यूनिट के तो हमारे यहाँ 200-300 यूनिट की बात करते हैं, 2-2, 3-3 महीने का इकट्ठा बिल भेजते हैं, फिर उनसे डबल पैसे चार्ज करते हैं, जाकर के उनके घरों पे छापे मारते हैं। हम ये सारी चीज़ खत्म कर देंगे। इन चीज़ों के लिए हमने सोच रखा है, फैसला कर रखा है कि हमारी सरकार बनने के बाद ये 2 चीज़ हर नागरिक को मुफ्त में उपलब्ध कराने का काम करेंगे, बिजली और पीने का स्वच्छ पानी। 2 चीज़ें। एक आप क्वेश्चन में 1 मिनट, आपने अभी एक क्वेश्चन किया था कि आपकी लोकसभा में बसपा की एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस पार्टी की 400 सीटें थी और लोग ये कहते थे, और लोग भी नहीं, प्रेस के लोग भी ये कहते थे, आम आदमी भी ये कहता था कि कांग्रेस तो 100 साल राज करेगी। वो 40 पे आगे थे कि नहीं आगे थे? लोग हैं, कब कौन कितनी मेहनत करे उसी हिसाब से लोग उसका साथ देते हैं। आप निश्चिंत रहो, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आप ये क्वेश्चन जो आपने हमारे से किया, बीजेपी के किसी नेता से करके देखना कि इन गठबंधन के बाद आप क्या महसूस करते हैं। उनके चेहरे बदल जाएंगे, उनके हाव भाव बदल जाएंगे। कांग्रेसियों की तो मां मर जाएगी, इस तरह की हालत में बैठे हैं। सब खत्म कर देंगे। हम जो है पहले भी बिजली हमारी गवर्नमेंट जब होती थी, चाहे वो 77 की थी, चाहे 87 की थी, चाहे 2000 की थी, हर पत्रकार इस बात का गवाह है, हर नागरिक हरियाणा का गवाह है। सत्ता में बैठे लोगों से पूछ सकते हो, विपक्ष के लोगों से पूछ सकते हो। हमारे वक्त में बिजली 24 घंटे मिलती थी। ट्यूबवेल की बिजली जो है फिक्स थी कि 22 घंटे हमने बिजली देनी है। डोमेस्टिक लाइट जो है वो 24 घंटे मिलती थी। इंडस्ट्री को भी कोई लाइट की कमी नहीं थी। हमने कोई बिजली कभी परचेज नहीं करी। हरियाणा ने खुद बिजली का उत्पादन किया। हमारे ही वक्त में यमुनानगर का प्लांट लगा, खेदड़ का प्लांट लगा। हमारे ही वक्त के अंदर पानीपत में 1 यूनिट और खड़ी की गई थी। हमने हमेशा कैसे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए, सरकार ने उस पर काम किया, ना कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ जो आज हो रहा है। इसके लिए आपको अथॉराइज करता हूं। मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक सरकार का संरक्षण खत्म नहीं होगा। हमारे मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, नूह में जब दंगे किए गए थे, एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा को जब आग के हवाले किया जा रहा था, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं हरियाणा के आम नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकता, प्रदान नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप अपने आप समझ सकते हो कितनी खराब हो सकती है। हमने ये फैसला किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद गठबंधन की, जिन लोगों ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है, हम उन लोगों को भी सबक देंगे, उनके साथ भी सख्ती करेंगे। सरकार जिम्मेवार है 100% इसके लिए। पुलिस अफसर क्या करेंगे बेचारे, जब सत्ता में बैठे लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे, ऐसे लोगों की पैरवी करेंगे, ऐसे लोगों तक पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस को रोक दिया जाता है कि आप इसको अरेस्ट नहीं करोगे, आप इसको अरेस्ट नहीं करोगे, तो पुलिस क्या करेगी फिर? हाँ, सरकार में बैठे लोग करते हैं, और कौन करता है? बिल्कुल, ऐसे लोगों को संरक्षण बीजेपी का है।
उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा कर रखा। मैंने तो हाउस के अंदर कही थी, मैंने कहा तुमने हमारे जो नौफेल सिंह राठी की हत्या कराई गई थी, हमने कहा था कि आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, जो 120 302 के मुजरिम बनाए गए हैं। परिवार के लोगों ने कहा है कि हमें इन लोगों पे शक है कि इन लोगों ने मरवाया, आपने उनसे अब तक पूछताछ नहीं करी। मैंने उनसे ये कहा था कि इसका मतलब आपने अपनी पार्टी के अंदर एक जो है ऐसा सेल भी बना दिया जो इस तरह के काम भी करता है। ये भाजपा का सेल है, ये भाजपा ने एक सेल के रूप में एक बदमाशों की टीम खड़ी कर रखी है। हाँ, मैंने ये बात विधानसभा में कही, आप वहां मौजूद थे, वहां कही तो यहां भी कह सकता हूं। मैं तो आज भी कह रहा हूं, अब जब सेशन आएगा उस सेशन के अंदर फिर ये बात दोहराऊंगा। हम कोर्ट के फैसले का बहुत स्वागत करते हैं, और किसान जब दिल्ली जाएगा, दिल्ली के बॉर्डर पे जाकर के फिर अगर लड़ाई लड़ेगा तो फिर हम किसान के साथ खड़े होंगे मजबूती से। हम किसानों की हर मांग के हक में हैं। भाजपा के साथ किया, चुनाव से पहले भी किया, 2018 में आईएनएलडी से किया, चुनाव से पहले भी किया। ये कैसा विश्वास करें जनता के ऊपर बार-बार के गठबंधन ना या क्यों तोड़ा जाता है? ये सवाल हरियाणा के लोगों के मन में बसता है। अगर आप इसके बारे में कुछ कर पाए कि क्यों चंद निकाय तोड़ देते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जैसे आज हुई थी, बहुत अच्छा गठबंधन है, देश में गठबंधन है, लोगों की भावनाओं को बहुत तोड़ दिया था। बसपा अपने एक दफा फैसला करती है। बसपा 2018 का गठबंधन भी जो टूटा, उसकी लखनऊ से एक प्रेस लीक जारी थी कि हमने गठबंधन तोड़ दिया। आईएनएलडी के लोगों से सिर्फ बात नहीं की, वो आंतरिक बात और मालूम ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जैसे आपने कहा कि आपको अंदर की बात मालूम नहीं, प्रेस रिलीज तो ज़रूर हुई थी, बट दोनों तरफ से लीडरशिप्स का डिस्कशन हुआ था कि किस कारण से और किस वजह से हमें इस वक्त गठबंधन नहीं करना चाहिए। तो ये इंटरनल मैटर था उस वक्त जो डिस्कस किया गया था। बहुजन समाज पार्टी कभी ऐसा नहीं करती कि अचानक से कोई डिसीजन ले ले। जब हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो हम बिल्कुल सोच समझ के करते हैं, और अगर कोई डिसीजन में दोनों तरफ से अगर लोगों में डाउट्स होता है या कन्फ्यूजन होता है या कोई कंसर्न होती है, तो मिल के बात करके ही कोई डिसीजन लिया जाता है। रही बात कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन तोड़ देती है, तो आप अगर हमारे बगल स्टेट में देखें, पंजाब में देखिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बातचीत करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उस वक्त भी बातचीत करके ही लिया गया था। हर डिस्कशन मीडिया या प्रेस के सामने नहीं रखा जाता। अब आप भी जब कोई हम गठबंधन करते हैं तो ये पारिवारिक एक गठबंधन हो जाता है, एक रिश्ता बनता है। तो जब हम अपने अंदर परिवार में बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम वो पूरी दुनिया में जाके बताएं कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं और क्यों डिसीजन ले रहे हैं। तो ये अंदर का मामला था, हमने बात कर ली थी, उसी हिसाब से डिसीजन लिया था। बट जहाँ तक रही बात बसपा की कि वो गठबंधन ऐसी अचानक से तोड़ती है, कभी ऐसा नहीं तोड़ती। सब डिस्कशन करके, बातचीत करके करती है, और बहुत जगह हमारे गठबंधन बहुत लंबे समय तक रहे हैं। जैसे कि हमारा पंजाब में भी गठबंधन आज तक कायम है। जी। कितनी बार पूछोगे मेरे से ये बात? मैंने बहुत खुल के कहा है इसके ऊपर। अभी जो दिल्ली में पानी का संकट आया था, उस वक्त भी प्रेस के लोगों ने मेरे से पूछा था कि दिल्ली में पानी का संकट है, इस पे क्या कहोगे? हरियाणा पानी देता है, हरियाणा ने कभी भी पानी देने में कोताही नहीं करी।
हम नहीं चाहते कि दिल्ली का कोई व्यक्ति प्यासा रहे, लेकिन हमें सरकार को एहसास कराने के लिए दिल्ली का पानी बंद करना चाहिए एक बार, ताकि उनको इस बात का एहसास हो, दिल्ली में बैठे लोगों को, कि इस पानी से कितना बड़ा महत्व है। वहाँ तो पीने के पानी की दिक्कत है, हमारे यहाँ 35 लाख एकड़ फुट पानी इरिगेटेड आना है जिससे फसल पैदा होनी है। वो पानी SYL का पंजाब की सरकार ने रोक के रखा हुआ है। हम कहते हैं वो पानी हमारा, हमें दिया जाए, वो हमारा अधिकार है, वो हम किसी से खरात और भीख नहीं मांग रहे। वो एक ट्रीटी है, उसके तहत हमें मिला हुआ है और हम वो पानी लेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद आप देखना, हम हर हालत में पहले इस चीज़ को बैठ करके प्रयास करेंगे कि मिले, नहीं मिलेगा तो लेना आता है, फिर लेंगे। बड़ा एक नाटक चल रहा है प्रदेश के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोज बयान आता है कि दुष्यंत अपने MLA लेकर के आए, ना तो दुष्यंत के पास MLA और ना भूपेंद्र हुड्डा के पास है। दोनों एक दूसरे पे डाल करके बचना चाहते हैं। मैं कहता हूं ये दोनों इकट्ठे होकर के ले आए, मैं मेरा वोट इनको दिखा करके दे दूंगा। ये तो लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं रोज। आज की हालत ऐसी है कि हुड्डा भी अगर ये कहे दावे के साथ कि मेरी पार्टी के सारे MLA मेरे साथ है, तो फिर राज्यसभा में आदमी खड़ा करके देख ले, पोल खुल जाएगी। इस हुड्डा ने हमेशा बेईमानी करी, भाजपा के पक्ष में रहा। अब नहीं, चंद्रा के टाइम से हुड्डा से ये तो पूछो कि पेन की स्याही किसने बदली, बैलेट पेपर खाली किसने छोड़ा। तुम लोग कहे आके प्रेस में खड़े होकर के बयान देते हो, तू इतने MLA लिया, तू इतने MLA लिया। अपने MLA संभाल तो लो। क्या ये दोनों बीजेपी की B टीम के रूप में काम कर रहे हैं, भाजपा का मदद कर रहे हैं। ये किसी को कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। एक तरफ अलपत की बात करते हैं, गवर्नर से जाकर के मिलते हैं, यहाँ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं, और जब चुनाव की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, फिर भाग जाते हैं। आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था करी है मैंने, और आज बढ़िया भोजन बनवाया है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कोई साथी बिना भोजन करे नहीं जाएगा, भोजन करके जाओगे। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से एक बात प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जनहित में कोई भी सुझाव आपके पास हो, किसी संगठन के पास हो, किसी सामाजिक संगठन के पास हो, वो हमें दें। हम उनके सुझाव को मान करके राजनीतिक तौर पे उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।